नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं मतुप वतुप प्रत्यय और मतुप प्रत्ययों के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि वतुप जो प्रत्यय है और जो मतुप प्रत्यय है वो कहाँ कहाँ लगते हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं। जो कि ये वतुप प्रत्यय है, ये सेकंड ग्रेड में अभी नया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में खासकर हम चर्चाएं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वतुप प्रत्यय और मतुप प्रत्यय। जो वतुप प्रत्यय है और जो मतुप प्रत्यय है, ये दोनों प्रत्यय क्या होते हैं कि संज्ञा शब्दों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। यानी ये वतुप प्रत्यय और जो मतुप प्रत्यय हैं, ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं? ये तद्धित प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। और इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग जो होता है वो संज्ञा शब्दों के साथ में किया जाता है। वतुप प्रत्यय और जो मतुप प्रत्यय है, इसका जो प्रयोग है वो वाला के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? वाला के अर्थ में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। और जब वतुप प्रत्यय या मतुप प्रत्यय युक्त जब वो नया पद बनता है तो वो कैसा होता है? वह शब्द विशेषण के रूप में हमको मिलता है। यानी वतुप प्रत्यय युक्त और मतुप प्रत्यय युक्त जो शब्द बनेगा वह शब्द कैसा होगा? वह शब्द जो है विशेषण के रूप में होगा। अब दोनों प्रत्यय हैं, वतुप प्रत्यय है और मतुप प्रत्यय है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और मकार शब्द आता है। क्या आता है? ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और मकार आता है। ऐसे अंतिम शब्द वालों में क्या होता है कि वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में आकार हो, दीर्घ आकार हो और मकार हो, ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ में यदि हमें वाला का अर्थ निकालना है और अगर हमको क्या है कि विशेषण रूप बनाना है, तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? वतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो वतुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होगा? वतुप प्रत्यय का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर ऐसे शब्द हो जिस शब्द के अंत में ह्रस्व आकार हो, दीर्घ आकार हो और मकार हो, तो वहां पर जो है वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और वतुप प्रत्यय और मतुप प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो आपके विशेषण के रूप में बनेंगे। इसके अलावा यानी ऐसे शब्द यानी ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और मकार, इनके साथ में तो वतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इनके अलावा यदि और कोई सा भी शब्द आता है, इसके अलावा और कोई सा भी शब्द आता है, तो उनके साथ में क्या होता है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो मतुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इनके अलावा यानी ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और मकार के अलावा यदि अन्य कोई स्वर आता है तो वहां पर जो है मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कि जो वतुप प्रत्यय है, इस वतुप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? वत शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? वत शेष रहेगा। और मतुप प्रत्यय का जो शेष रहेगा वह मत शेष रहता है। उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कि धन है। अब धनु क्या है? संज्ञा शब्द है। तो धनु है, ये धन कैसा है? इस ना के अंत में क्या है? ह्रस्व आकार है। तो धन है तो क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा? वतुप प्रत्यय लगेगा। यहाँ पर वतुप प्रत्यय लगा देते हैं तो वतुप का क्या शेष रहता है? आपका वत शेष रहता है। तो आगे हमने क्या लिखा है? धनु प्लस वत। तो वतुप प्रत्यय का वत शेष रहेगा तो क्या लिखा है? धनु प्लस वतु। अब आगे हम क्या लिख देंगे? फिर इसका संधि कर देंगे, इनको मिला देंगे। मिलाने पर क्या रूप बनेगा? धनु वतु। यानी धनुवत यानी धनु वाला या धन के समान। तो जो ये धनुवत शब्द बना है, ये कैसा शब्द है? यह एक विशेषण शब्द है। यानी धनुवत यानी धनवान, है ना, धनु वाला।
क्या बना है, धनुवत, धनुवान। आपसे पूछे कि धनुवत जो है बताइए कौन से लिंग का है, तो ये जो पद बना है ये आपका नपुंसक लिंग का है। तो धनुवत है, धनुवत किस लिंग का है, नपुंसक लिंग का है। यदि हम इसी धनुवत शब्द को यदि हम पुल्लिंग में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तब इसका पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा, एक वचन का, धनवान। क्या बनेगा, धनवान। और यदि हम इसी धनुवत को यदि स्त्रीलिंग में बनाना चाहें तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, धनुवती। क्या बनेगा, धनुवती। तो यहाँ पर सीधा सा है कि जो वतु प्रत्यय से जो ये शब्द बना है धनवत विशेषण से युक्त, ये जो पूर्व का पद बना है, पहले जो पद बना है, ये किसका है, आपके नपुंसक लिंग का है। इनके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, धनवत बनेगा, पुल्लिंग में क्या बनेगा, धनवान बनेगा, और स्त्रीलिंग में सीधा धनवती बनेगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पुत्र है, पुत्र है, पुत्र में वतु प्रत्यय लगाए और वतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है, वत शेष रहेगा, तो क्या बनेगा, पुत्र वतु। क्या बनेगा, पुत्र वत, यानी पुत्र वाला, यानी पुत्र वाला के अर्थ में होगा, तो पुत्र वाला, पुत्रवत, पुत्र वाला, ये नपुंसक लिंग में है। यदि हम इसी को पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, पुत्रवान। क्या बनेगा, पुत्रवान। यदि पुत्रवत को हमें स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कहा जाए तो क्या बनेगा, पुत्रवती। क्या बनेगा, पुत्रवती। इसी तरह से आगे है बल, बल है, और बल में हम क्या करेंगे, वतु प्रत्यय लगाएंगे, वतु प्रत्यय का वत शेष रहेगा, और वत शेष रहने पर फिर इसका क्या बनेगा, बल प्लस वत बराबर क्या बनेगा, बलवत। तो जो बलवत पद बना है ये क्या है, विशेषण है। इसका अर्थ क्या निकलेगा, बल वाला, यानी बल से युक्त, यानी बल वाला या बल से युक्त। लेकिन जो बलवत शब्द है ये नपुंसक लिंग का है। यदि हम इसको पुल्लिंग में बनाना चाहें तो कैसे कैसे बनेगा, बलवान। क्या बनेगा, बलवान। स्त्रीलिंग में बनाना चाहें तो बलवती। क्या बनेगा, बलवती। इसी तरह से गुण है, तो गुण संज्ञा शब्द है। गुण में यदि हम वतु प्रत्यय लगाते हैं वाला के अर्थ में या युक्त के अर्थ में, तो क्या बनेगा, गुण प्लस वतु, वतु प्रत्यय का वत शेष रहता है, तो क्या बनेगा, गुण वत, यानी गुण वाला। पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, गुणवान, और स्त्रीलिंग में इसका गुणवत का क्या बनेगा, गुणवती। इसी तरह से रूप प्लस वतु प्रत्यय है, रूप प्लस वतु प्रत्यय है, और वतु प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, वत शेष रहता है, तो क्या रूप बनेगा, रूप प्लस वत बराबर क्या बनेगा, रूपवत। क्या बनेगा, मूल शब्द रूपवत। और जब हम इसका ये तो नपुंसक लिंग में है, रूपवत किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है। मूल शब्द किस में है, नपुंसक लिंग बनकर आया है, रूपवत। और इसका जब पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, रूपवान, और स्त्रीलिंग में रूपवती। तो इस तरह से इस वतु प्रत्यय का जो है वो प्रयोग होता है। वतु प्रत्यय का अर्थ वाला या युक्त के अर्थ में होता है, और वतु प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा वो विशेषण के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा, विशेषण के रूप में बनेगा। और वतु प्रत्यय से युक्त जो शब्द बनेंगे उनके तीनों लिंगों में क्या है कि रूप चलते हैं। नपुंसक लिंग में और आपका पुल्लिंग में धनवान, वान वान बनेगा, और स्त्रीलिंग में वती। इस तरह से इनके रूप चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मतुप प्रत्यय है उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। आगे मतुप प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तो मतुप प्रत्यय के भी वही नियम है कि जो मतुप प्रत्यय है वह संज्ञा शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, और वाला के अर्थ में या युक्त के अर्थ में इस मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय से युक्त जो भी शब्द बनेंगे वो विशेषण के रूप में बनेंगे। लेकिन मतुप प्रत्यय का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, वो आपका इस तरह से होगा कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में क्या नहीं होना चाहिए, ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और मकार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तब वहां पर क्या होगा, आपका मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे बुद्धि, तो बुद्धि
शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब बुद्धि संज्ञा शब्द के अंत में क्या है, इकार है। इसमें से ह्रस्व अकार, दीर्घ अकार और ये मकार नहीं है, तो क्या है आपका, इकार है। तो इसलिए यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। किसके अर्थ में होगा, वाला के अर्थ में या युक्त के अर्थ में। तो इसलिए बुद्धि प्लस मतुप। अब हमने पढ़ा था कि मतुप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, मतुप प्रत्यय का जो है वो मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। तो पकार की संज्ञा हो जाती है और इसमें तकार के उकार की संज्ञा हो जाती है, तो क्या शेष रहेगा, मत शेष रहता है। तो आगे आगे लिखा है बुद्धि प्लस मत। क्या लिखा है, बुद्धि प्लस मत, क्योंकि मतु प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, मत शेष रहता है। अब इस बुद्धि और मत को, दोनों पदों को आपस में मिला देंगे तो क्या शब्द बनेगा, क्या पद बनेगा, बुद्धि मत। बुद्धि मत पद बनेगा। यह जो बुद्धिमत पद है यह नपुंसक लिंग का है। किसका है, नपुंसक लिंग में है बुद्धिमत। इसको यदि बुद्धिमत को यदि हमें पुरुषलिंग में बनाना है तो क्या सा बनेगा, बुद्धिमान। इसको क्या करेंगे, बुद्धिमान। यदि इसी को स्त्रीलिंग में बनाना है तो कैसा पद बनेगा, बुद्धिमती। तो नपुंसक लिंग में बुद्धिमत बनेगा, पुल्लिंग में बुद्धिमान बनेगा और नपुंसक लिंग में बुद्धिमती बनेगा। और इनके भी इसी तरह से रूप चलते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं, श्री पद है, श्री शब्द है और श्री शब्द में हमने क्या लगाए, मतु प्रत्यय लगाए। अच्छा, इसका जो अर्थ निकलेगा, जैसे बुद्धिमत, तो बुद्धिमत का अर्थ क्या निकलेगा, बुद्धि वाला। बुद्धिमत बुद्धि वाला। पुल्लिंग में भी क्या निकलेगा, बुद्धि वाला। और स्त्रीलिंग में यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या क्या अर्थ निकलेगा, बुद्धिमती का, बुद्धि वाली। क्या निकलेगा, बुद्धि वाली। इसी तरह से श्री पद है और जो श्री पद है इसमें मतु प्रत्यय लगाएंगे। मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है, मत शेष रहता है। और श्री और मत दोनों पदों को मिला देंगे तो क्या पद बनेगा, श्री मत। क्या बनेगा, श्री मत। ये नपुंसकलिंग में बनेगा। पुल्लिंग में बनाएंगे इसी को तो क्या बनेगा, श्रीमान बनेगा। इसी को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, श्रीमती बनेगा। इस तरह से आगे धी है, धी माने बुद्धि, धी माने क्या है, बुद्धि। तो धी है और धी में क्या लगाएंगे, मतु प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मतु प्रत्यय लगाएंगे। ये हमेशा याद रखना है कि जहां पर हम मतु प्रत्यय लगा रहे हैं, जिस शब्द में हम मतु प्रत्यय लगा रहे हैं उस शब्द के अंत में ह्रस्व आकार नहीं होना चाहिए, दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए और मां नहीं होना चाहिए। तब वहां पर क्या है, मतु प्रत्यय लगेगा वाला के अर्थ निकालने के लिए और विशेषण शब्द बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मति है, जैसे धी है, तो धी की धी में क्या है, धी जो पद है इसके अंत में क्या है, दीर्घ इकार है। तो यहाँ पर मतु प्रत्यय लगा है और मतु का क्या शेष रहेगा, मत शेष रहता है। तो इसलिए क्या पद बनेगा, धी मत। क्या बनेगा, धी मत। धीमत बना, जो धीमत जो है वह नपुंसक लिंग में रूप बना है। इस धीमत को यदि हम पुल्लिंग में रूप से बनाएंगे तो क्या बनेगा, धीमान। क्या बनेगा, धीमान। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो धीमती बनेगा। इसी तरह से अगला पद है मति। तो मति प्लस मतुप प्रत्यय, मति प्लस मतुप प्रत्यय है तो मतुप का मत शेष रहता है, मति पद है तो क्या रूप बनेगा, मति मत। क्या बनेगा, मति मत। पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो मति मान और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो मति मति, मत मति। इस तरह से इसका रूप बनेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मति प्लस मतुप का स्त्री लिंग में क्या रूप बनेगा, तो क्या बनेगा, मतु मति। ऐसे ही गति है, गति में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है तो क्या बनेगा, गति मत, यानी गति वाला। इसका अर्थ क्या निकलेगा, गति वाला। तो गति मत यानी गति वाला। पुल्लिंग में रूप चलाएंगे गतिमान बनेगा, स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो गति मति शब्द बनेगा। तो ये थे आपके वतुप प्रत्यय और मतुप प्रत्ययों के बारे में।